वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं हूं अरुण चौधरी। तो हम नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम इस क्लास में गणित के प्रश्नों को हल करना है। आपको इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में हल करना है और इनके उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न आपके सामने, एक टीवी का क्रय मूल्य 15,780 रुपये है। इसका मतलब है टीवी को जो खरीदा गया है वो कितने में खरीदा गया है? तो टीवी को 15,780 रुपये में इसको खरीदा गया है। उस पर अतिरिक्त 520 रुपये का खर्च होता है। उसके ऊपर अतिरिक्त खर्च, अब अतिरिक्त जो खर्च होता है वो हो सकता है उसका किराया हो, ठीक है, उसका भाड़ा हो, कुछ भी हो सकता है अतिरिक्त व्यय। तो जो अतिरिक्त व्यय होता है वो हमेशा किस में जुड़ता है? तो वो हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो उसके ऊपर खर्च हो गया। अब उस टीवी का टोटल कितना रुपये हो गया? उसका क्रय मूल्य वास्तविक 8, 2 10 की शून्य हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13 3 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1, मतलब उस टीवी का वास्तविक क्रय मूल्य हो गया 16,300। तो 358 का लाभ लेने के लिए उसे कितने में विक्रय करना होगा? विक्रय का मतलब होगा उसे बेचना। देखिए अभी टीवी का क्रय मूल्य, जब टीवी खरीदा गया था तो 5,780 रुपये में खरीदा गया था, लगभग 520 रुपये का अतिरिक्त खर्च हो गया। तो अतिरिक्त खर्च जोड़ के हमने वास्तविक क्रय मूल्य निकाला कि टीवी को वास्तविकता में कितने में खरीदा गया होगा? 16,300 में। अब जब उसको लाभ चाहिए तो वो इससे ज़्यादा में ही बेचेगा। तो हम क्या करेंगे कि 16,300 में किसको जोड़ देंगे? हम 358 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो जोड़ेंगे 8, 0 में 5 को जोड़ेंगे 5, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6, 1 6 के 6 और 1, 16,658 रुपये में बेचेगा। तो हमारा कौन सा विकल्प आ जाएगा? विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, 8 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? गुणज। गुणज का मतलब होता है कि 8 से किस संख्या में भाग जाता है, और प्रथम का मतलब होगा शुरुआत के। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें टेबल बनाएंगे। किसकी? 8 की। तो 8, 16, 24, 32 और 40। तो ये कितने गुणज हो गए? 8 के 5 गुणज होगी क्या? 1 2 3 4 5। हाँ, और इनका क्या पता करना हमको? योग। योग का मतलब क्या होता है? इनको जोड़ना। तो हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 8 और 6 कितना होता है? तो 8 और 6 होता है 14। 14 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो जगह 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे 20, और 20 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 20 के 20 रहेंगे। तो 20 के हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 0। हासिल कितना आ जाएगा हमारा? 2। तो 2 में 1 को जोड़ेंगे 3, 3 में 2 को जोड़ेंगे 5, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8, 8 और 4 कितना हो गया? 8 और 4 हो गया 12। तो कितना आ गया हमारा उत्तर? 120 आ गया है। तो 120 कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, आपको इसको हल करना है। प्रश्न नंबर 3 है, 3.4 का 2 प्लस 2.33 माइनस 0.55 बराबर है। देखिए यहाँ पे एक शब्द उपयोग हुआ बराबर। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आपको सामने जो व्यंजक है इसको आपको क्या करना है? इसको हल करना है। तो 3.4 का 2 प्लस 2.33 माइनस 0.55। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजकों का सरलीकरण है, और व्यंजकों के सरलीकरण में हम सबसे पहले किसको हल करेंगे? तो हम सबसे पहले का को हल करेंगे। तो इसको इधर लेके आते हैं। 3.4 और 2, इसका हम गुणा करेंगे। तो 2 में 4 का करेंगे 8, 3 में 2 का करेंगे 6, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो कितना आ गया? 6.8 प्लस 2.33 माइनस 0.55। अब प्लस और माइनस है, तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे? तो हम सबसे पहले प्लस वाली संख्या को हल करते हैं। तो 6.8 में 2.3 और 3 को हमको क्या कर देना है? जोड़ देना है।
तो हम इसको यहीं पे प्लस कर देते हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो हम 0 लगा सकते हैं। 3 के 3, 8 और 3 हो गया 11, हासिल 1, 1, 6 और 1 7 और 8 9, तो 9.13। तो 9.13 में से आपको माइनस करना है 0.55 को। तो हम इधर लिख लेते हैं 9.13 में से 0.55 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 में से 5 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 गए तो 8, अब 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हमको उधार लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए तो 5 और ये कितना हो गया 8। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 8.58। विकल्प नंबर कौन सा आ गया, विकल्प नंबर ए। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें अभाज्य संख्या अगर याद होगी तो हम इसका उत्तर जो है वो बहुत आसानी से बता देंगे। तो इसमें हमको 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 97, 97, और सबसे छोटी और 2 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या हमको लेना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 11। देखिए अभाज्य संख्या वैसे तो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11 और ऐसे चलती रहती है। तो हमारी पहली अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, लेकिन 2 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे किसको लेंगे 11 को, और उन दोनों को क्या करना है अंतर या योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो हम इसको जोड़ते हैं। तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 9 और 1 कितना हो गया 10, कितना हो जाएगा 108। तो कौन सा विकल्प आ जाएगा, विकल्प नंबर बी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है 2,07,100 को शब्दों में लिखिए। देखिए हमको इसको क्या करना है शब्दों में लिखना है। देखिए हमको इसको क्या करना है तो शब्दों में लिखना है। 2,07,100 को शब्दों में लिखना है। तो हम इसको लिखते हैं 2 लाख। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 4 डिब्बों को बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लिखने का एक तरीका होता है। ये हमारा इकाई का होता है, ये हजार का होता है, ये लाख का घर होता है और ये करोड़ का घर होता है। अब 2 लाख उसमें बोला है यहाँ पे, तो हम लाख के घर में कितना लिख देंगे 2, 7,000 तो हजार के घर में कितना लिख देंगे 7 और 100, 100 का मतलब होता है 100, तो हमने लिख दिया 1 और 100। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इकाई के घर में तो 3 हो गए, हजार के घर में 2 चाहिए हमको, तो यहाँ 7 लिखा है तो हम 1 लगा देंगे 0। लाख के घर में भी 2 चाहिए, लेकिन करोड़ और ये आगे सब खाली है तो इनका हमको कोई मतलब नहीं, बाकी सभी में क्या क्या आ जाएगा 0। तो हम ये आगे वाली 0 को हटा सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 2,07,100। तो इसमें आपको विकल्प को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। तो कौन सा विकल्प आ रहा है, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने 5 नंबर का विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। एक आयत का परिमाप 100 मीटर है, इसकी चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमारे सामने कोई आयत का प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे आयत बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले एक आयत को बना लिया है। अब इसका परिमाप दे रखा है 100 मीटर। इसका मतलब अगर हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 100। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को योग, तो इस आयत की अगर सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो 100 उत्तर आएगा। अब इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, इसकी चौड़ाई 15 मीटर दे रखी है। इसकी चौड़ाई 15 मीटर है और ये भी कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमको पता करना है आयत का क्षेत्रफल, लेकिन आयत का जब क्षेत्रफल हमको पता करना होगा तो इसमें हमको क्या चाहिए, इसमें हमको चाहिए लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हमारा सूत्र होता है। तो लंबाई तो हमको पता नहीं है और चौड़ाई हमको यहाँ पे दी गई है 15 मीटर, तो हमको पहले इसकी लंबाई पता करनी है। तो लंबाई कैसे पता करेंगे, तो इस परिमाप के माध्यम से हम इसकी
लंबाई को पता करेंगे। तो पहले ये जो आयत दिया हुआ है इसका परिमाप 100 मीटर है। तो आमने सामने की जो चौड़ाई हो गई ये टोटल हो गई 30। तो 100 में से अगर हम 30 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70। अब ये जो 70 आया है इसमें हम अगर ये 70 दोनों की आयत के आमने सामने की भुजा तो नहीं हो सकती है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से भाग लगा के इसका आधा करेंगे। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 35। इसका मतलब ये जो आयत है इसकी लंबाई कितनी हो गई है, इसकी जो लंबाई है वो 35 मीटर हो गई है। जब हमने आयत की लंबाई को पता कर लिया है, चौड़ाई हमको दी गई है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई, तो लंबाई कितनी है 35 गुणित 15, इसकी क्या हो गई चौड़ाई हो गई। तो 35 में 15 का हम गुणा करते हैं, तो 35 और 15। अगर आपको 15 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक एक अंकों से भी कर सकते हैं। तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 25, हासिल कितना आया 2, 5 3 15, 16 17, गुणा 1 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 5, और 1 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 3। अब हम इसको जोड़ देंगे, 5 के 5, 7 और 5 12, हासिल 1, 1 और 1 2, 3 और 2 5, कितना आ गया है 525। लेकिन क्योंकि हमने इसमें क्षेत्रफल पता किया है इसलिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा, मीटर की घात 2 इसमें हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, चित्र में कौन सा कोण दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपके सामने जो चित्र दिया गया है इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो कोण है ये कौन सा है, ये न्यून कोण है या अधिक कोण है, ये समकोण है या सरल कोण है। तो देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे न्यून कोण। तो न्यून कोण किसको बोलते हैं, तो न्यून कोण उसको बोलते हैं जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, उस कोण को हम न्यून कोण बोलते हैं। और न्यून कोण का जो चित्र होता है वो कैसे बनता है, वो तो कुछ ऐसा बनता है ना। यहाँ पे हमारे क्या होता रहता है, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण रहता है, और अगर ये 90 डिग्री से कम है तो कौन सा कोण हो जाएगा, न्यून कोण। लेकिन ये जो कोण है ये 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है ना, ये 90 डिग्री का कोण हमारा यहाँ पे बनेगा और इससे क्या जा रहा है ज्यादा, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, हमारा अधिक कोण हो जाएगा। अगर हम समकोण की बात करें तो समकोण बिल्कुल सीधा बनता है। ठीक है, ठीक है, समकोण हमेशा सीधा बनेगा और समकोण का मान फिक्स कितना होता है 90 डिग्री होता है। सरल कोण की बात करते हैं तो सरल कोण को ऋजु कोण भी बोलते हैं और ये हमेशा कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। और सरल कोण का मान कितना होता है, सरल कोण या ऋजु कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या है ज्यादा है। ठीक है, हम इसमें चाहे तो 90 डिग्री से बना भी सकते हैं, और हम इसमें देख रहे हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, पूर्ण कोण का मान कितना होता है। पूर्ण कोण का मतलब होता है पूरा सर्कल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि जो कोण होता है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है। इसमें सबसे छोटा कोण 0 डिग्री होता है और सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो जो पूर्ण कोण होगा वो 360 डिग्री का होता है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, 240 के अभाज्य गुणनखंड है। तो हमको इसमें क्या करना है, 240 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसमें हमको पता है कि अगर संख्या सम है तो 2 से भाग लगाना है। तो 2 से हम भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और ये हो गया 0। किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो उसका क्या हो जाती है, उसका आधा हो जाती है। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 छंग 12 और 0। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 30 आ जाएगा। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब हम 2 से नहीं लगा सकते क्योंकि विषम संख्या आ गई है, तो 3 से लगाएंगे, 3 पंजे 15 और 5 का 5। ठीक है, तो ये हमारे इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 इसमें कितनी बार, 1 2 3 4 बार, तो हमको 2 चाहिए।
तो 1 2 3 4 बार है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो हमारा विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प में हम चेक करते हैं 1 2 3, इसमें 2 बार ही 3 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी वाले को हम चेक करते हैं 1 2 3 4 और 3 गुणित 5, तो कौन सा विकल्प आ जाएगा? विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 240 के अभाज्य गुणनखंड को निकाल लिया। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। एक टंकी में 420 लीटर पानी है, उसमें से 1/3 भाग पानी को निकाल लिया जाता है, तो टंकी में कितना पानी शेष बचेगा? ठीक है, देखिए ये कोई टंकी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, इसकी जो टोटल क्षमता है वो कितनी है? वो 420 लीटर है। मतलब इस टंकी में 420 लीटर टोटल पानी आ सकता है। अब उसमें से 1/3 पानी को निकाल लिया जाएगा। मतलब इस टंकी के आपको 3 भाग करना है और उस 3 भाग में से इस 1 भाग को पानी को निकाल लिया गया, तो शेष कितने भाग बचे यहाँ पे? 2। तो उन भाग का मान हमको लीटर में बताना है। तो 420 का हम क्या करेंगे, 420 का 1/3 हम यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि 1/3 भाग उसने निकाला है, तो 420 का 1/3 भाग हम निकालेंगे। तो इसके बटे में 1 लिख देंगे, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब 140 लीटर जो पानी है वो 1 भाग का मान 140, तो 140 लीटर उसने पानी क्या किया है? निकाल लिया है। तो 420, अब कितना बचा शेष? तो अगर 140 को इसमें से माइनस करेंगे तो उत्तर आ गया हमारा। तो 0 में से 0 गया तो 0, ये हो गया 3 और ये हो गया 12, 12 में से 4 गए तो 8 और 3 में से गया तो 2, मतलब अभी 280 लीटर पानी उस टंकी के अंदर अभी भी शेष बचा हुआ है। ठीक है, देखिए उसने पानी यहाँ से निकाला है 140 लीटर, लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि पानी कितना निकाला, उसने ये पूछा है कि उस टंकी में अभी भी कितना पानी बचा हुआ है। तो इस टंकी के 1/3, तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो 420 का हमको 1/3 निकाल लेना, क्योंकि 1/3 निकाला है ना, 3 में से 1 भाग निकाला है, तो हम वो भाग हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको 10 में से कितने नंबर आए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सब प्रश्न हमारी परीक्षा के हिसाब से तैयार किए गए, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि आपका कोई नवोदय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।